गुर्बत का खात्मा कैसे करें और अमीर कैसे हों? अगर आप कहते हैं कि जी मैंने अमीर बनना है, अमीर बनना जो है ऐसी टर्म है कि वेरी करती है फ्रॉम मैन टू मैन। ग्रेड 17 का एक ऑफिसर है, अब उसकी जो मिनिमम सैलरी है 1.5 लाख को, जब बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हाउ ही विल स्पेंड दैट टू गिव ए फाइनेंशियली फ्रीडम ऑफ हिज माइंड, स्कूलिंग, एजुकेशन या हेल्थ है, ये तीन है ना। तो पाकिस्तान में वो मुमकिन ही नहीं है। मंसूबा साफ पानी का मंसूबा था, ये मंसूबा क्या था या आपको इसके लिए कैद भी देखना पड़ी? मैंने कहा चले दूध को हम प्योर करते रहे तो प्योर वाटर की तरफ भी आ जाए। तो क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो प्रायोरिटीज चेंज होगी। हमारा पीएसडीपी पर जो फंड थे अगले साल के वो नहीं एलोकेट हुए। वो कहते हैं जी आ जाए पीछे, हो सकता है तो नहीं फील हुआ गया मसला क्या हुआ है। तो उसके बाद कहना शुरू हो गए जी उतार दें अपनी बेल्ट शर्टें, उतार दें सब कुछ, उतार दें शुरू, कपड़े शपड़े ये जो नहीं है वो। तो हमने कहा कि ये अभी क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो मीनवाइल वो पुलिस वाले आ गए कि जी आपके वारंट गिरफ्तारी जो है वो हमारे पास है। तो उठा लिया। सोचा तो होगा कि मैं वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ गुजारा था, ये मैंने कहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आना पड़ा मुझे। जिंदगी में नहीं सोचा था कैसे। ये कहते हैं जी खुला दूध जो है ये बीमारियों का बड़ा बायस बनता है, और ये पैकेट वाला ठीक है। दिस इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट। वो क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से बाहर गए थे पढ़ने और फिर वापस आए पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, यहाँ पर आए और यहाँ पर डेयरी के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी बनी थी 2007 में। बनी पहले थी लेकिन 2007 में ये तशरीफ़ लाए। साफ़ पानी का मंसूबा, उसमें भी इनके बड़े खिदमात रहीं और इसी तरह काफ़ी काम किया पाकिस्तान के लिए। तो आज हमने इनको इनवाइट किया है कि इनके तजुर्बात से सीखें, और ख़ास तौर पे मैं एक बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल, कोई एक आदमी या कोई कंपनी या मुल्क कैसे आज़ादी हासिल कर सकता है। माशी तौर पे आप अगर ख़ुद मुख्तार होंगे तो इसका आपको क्या फ़ायदे होते हैं और ये हासिल कैसे की जा सकती है। ये जो कैद है रोज़गार वाली, उससे बाहर कैसे निकला जाए, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर थैंक यू वेरी साहब, मच। आपने जनाब आज वक्त दिया। सबसे पहले ये आपने कहा जी मैं काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पे और आप खुद एक्सपर्ट हैं इसके, तो क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम और ये किस तरह हासिल की जाएगी? बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम अपने तो ये एक ऐसा वर्ड नज़र आता है कि जी बड़ा चार्मिंग है, ओ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट लेवल पे हमें जाके इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। एक से एक एक हाँ जी, हाँ, एक से कि एक मैं हूँ या एक बंदा है। जी। तो उसकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि अगर वो मैरिड है, हुँ। उसकी ज़ाहिर एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, हाउ दे कैन स्पेंड गुड लाइफ। उसकी एजुकेशन बच्चों की है, उसकी हेल्थ है, उनकी उनकी जो हाउसिंग है, ये 3 बेसिकली ज़रूरियत है, जी। या उनकी सिक्योरिटी है एज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो वो तो एक नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल हो सकता है। तो ये वो चीज़ है जो कि अगर आई बीन इन न्यूज़ीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन मुल्कों में जब देखते हैं कि एक बंदा जो है वो बड़ा अपने आप को मुतमईन रखता है, उसको किसी से कोई पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ वी नीड ए एजुकेशन, स्कूल्स उसके लिए फ्री हैं, बच्चे उसके जिस मर्ज़ी स्कूल में चले जाएँ, किसी को नहीं रोक टोक, वो एक स्टैंडर्ड के हैं। अगर वो बीमार हो जाता है तो वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड की जो है वो हेल्थ फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल है। अगर उसका अपना घर है या नहीं है तो वो हर एक को अपॉर्चुनिटी है कि दे आर वर्किंग समवेयर, दे आर गेटिंग सैलरीज ऑफ दैट, एंड वो अपने घर में वो अपनी खाने पीने की चीज़ें पूरी कर रहा है, तो वो मुतमईन है। उसके पास में भी अगर वो मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि $10,000 उसके अकाउंट में हो, लेकिन 5,000 होंगे, बच्चे उसके जा रहे हैं स्कूल, उसकी हेल्थ की उनको कोई इशू नहीं है, एजुकेशन का रहने का नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान में बात आ जाए। एक पाकिस्तान में मैं एक आम बंदे की बात करता हूँ शुरू, कि ग्रेड 17 का एक ऑफिसर है या वो टीचर प्रोफेसर है, ओ सॉरी लेक्चरर है। अब उसकी जो मिनिमम सैलरी है आजकल, मुझे नहीं पता ग्रेड 17 की कितनी है, मे बी 2 लाख होगी। नहीं, नहीं कम है अभी। अच्छा चले 1.5 लाख होगी। हाँ। अच्छा, अब 1.5 लाख को जब बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं उसको करता हूँ कि यार उसके पास 1.5 लाख है, how he will spend that to give a financially freedom of his mind, schooling, एजुकेशन या हेल्थ है, ये 3 है ना। तो पाकिस्तान में वो मुमकिन ही नहीं है। पहले तो ये हमारा जो पे स्ट्रक्चर है ना, वो इतना ज़्यादा पुअर है कि उसके लिए
जो है वो अनरियलिस्टिक पे स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब पे स्ट्रक्चर से तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती, नहीं आ सकता। तो अब क्या करें? अब उसके लिए लाजमी है कि वो डेफिनेटली वो दूसरे बीइंग, देखिए दो चीज़ें हैं कि ये वो जो कैरियर प्लानिंग है, मैं अपनी बात करता हूँ, हाउ आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे लिए जब मैं छोटा था, मैट्रिक किया या इंटर किया, तो एक बहुत बड़ा एक बज़वर्ड था यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर वेरी गुड, दे आर अर्निंग अ लॉट, सो आई फोकस दैट एरिया, और उसने वो अचीव किया। ठीक है, अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी जाए, पूरी दुनिया में वी कैन गो एंड वर्क देयर। अच्छा, इसी तरह ये जो क्या कहते हैं, एक आम मैथमेटिक्स का टीचर प्रोफेसर है, देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोल लिए हैं, टीचिंग भी करते हैं, साथ कोचिंग सेंटर भी करते हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया। एक जॉब प्लस एक जॉब करें, 2 करें, 3 करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब वो जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, वो उस बंदे का जो है वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वहाँ एक बच्चे को सारी क्लासेस में किस तरह उसने कुकिंग करनी है, किस तरह उसने अपने ये जो टेक्निकल ये जो बढ़ई जो नहीं होते, लकड़ी का काम करना है, तो शुरू से उनको उस तरह डाला जाता है कि यार अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह लेनी है। पाकिस्तान में हमारा जो शुरू से बच्चे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों उसके ऊपर, माँ बाप के। मेरा अभी बच्चा A लेवल कर रहा है बाहर, ठीक है, अब मैंने उसको खुद ये कहा कि यार आप 4 घंटे के लिए एक वीक में किसी जगह जाके काम करो। वो कहता है पापा वाई? मैंने कहा यार जस्ट टू लर्न कि यार ये लाइफ है क्या, हाउ यू कैन फील कि भाई फाइनेंशियली किस तरह अपने आप को जो है वो करना है। ही स्टार्टेड, फिर मैंने फीडबैक भी लेता रहूँ। 3 वीक के बाद मैंने उसको पूछा यार हाउ यू फील? कहता पापा आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। मैं हुआ अच्छा ठीक है। उसको पहले मैंने कहा कि आपने ये नहीं सोचना कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। फिर वो कहता है कि यार मैं जो लोगों से बातें करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। फिर जब लोगों से मिलता हूँ कि यार ये पैसे कितने कमा रहा है, ये कितना अच्छा है, वो एक लेवल है। तो पाकिस्तान में भी हमें जो ग्रॉस रूट लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है कि लोग खुद सोचें कि यार हमने अपने आप को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस तरह बेहतर देनी है, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो वैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट का सुन के तो पहला पाकिस्तान के अंदर जो मेजोरिटी सोचती है वो कहते हैं कि अपनी गुर्बत का खात्मा कैसे करें और अमीर कैसे हों। यही बात है। तो इसका सादा फार्मूला आप कह रहे हैं कि अगर कोई एक सादा जॉब, नहीं है। हाँ, देखें, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने अमीर बनना है, अमारत अमीर बनना जो है एक ऐसी टर्म है कि वेरी करती है फ्रॉम मैन टू मैन। मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि मेरा अपना घर है, मेरी अपनी जॉब है और इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ कि मैं अपने आप को जो है वो मुतमईन रखूँ। ठीक हो गया जी, या सेविंग के लिए थोड़ा बहुत कर लूँ। अगर एक दूसरा बंदा है वो कहता है नहीं जी मेरे तो 3 कमर्शियल प्लाजे होने चाहिए, मेरी जो है वो 1 मरबा ज़मीन होनी चाहिए, फिर मैं वो तो दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन चलें एक अगर हम मेजरमेंट रख लेते हैं, एक पैमाना हमारा कि जी फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो आपने कहा घर अपना हो, जी जी, बच्चे पढ़ रहे हों, जी जी, पैसे बच जाते हों, जी जी, ये उसकी। अच्छा, हाउ टू अचीव दैट? जी, अच्छा, वो एक ऐसा है कि उसकी एक मैंने आपको ब्रीफ किया उसकी इंडिविजुअल सोच पे, उसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग पे, लेकिन वो लोग कहते हैं जी क्या करें, सुबह 8-9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, पीछे अब जी जी, फैमिली को टाइम दें या काम करें, एक और जॉब कर लें, रात को 1 बजे आएंगे, क्या करेंगे? वो मैंने आपको एक इंडिविजुअल बंदे की एक चीज डिफाइन की है। अब दूसरी तरफ आ जाए, वेयर दैट जेंटलमैन इज लिविंग, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है भी है, नहीं भी है। कुछ प्रोफेशंस के लिए डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तनख्वाह थोड़ी, वो भी 70 ग्रेड का है ना, लेकिन क्लिनिक करके तो वो पूरे कर लेता है। अच्छा, अब कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें फिर ये है कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और ऐसी क्रिएट करे कोई इन्वायरमेंट कि जिसमें उनको लिए थोड़ी बहुत क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी हो टू वर्क। वो तो नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। ये फिर दो चीज़ें हैं। देखें, गवर्नमेंट फिर उसके पास क्या रह जाता है, बिजनेस। हाँ, बिजनेस डेफिनेटली वो बिजनेस को करे कुछ के साथ। अच्छा, ये इंडिविजुअल बंदे की बात है। अब आ जाएं एक सोसाइटी की, एज ए होल, एज ए कंट्री मैं बात करता हूँ, जिधर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में
इंडिविजुअल एक क्लास जो ऊपर की क्लास है, दे आर वेरी रिच, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, और उसमें दे आर सो रिच, यू कांट फाइंड, लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ यूके। यूके में 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है उस वो 70% ऑफ लैंड होल्डिंग को कंट्रोल करती है। मैं आपसे शेयर करूंगा ये स्टैटिस्टिक्स। और पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, अब पाकिस्तान में अभी 1% नहीं है, मेरा को होंगे 10% हो गए या 20% हो गए। अच्छा, उसके बावजूद हमारी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी आर ग्रोइंग कंट्री, वो हमारे जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जब अनडॉक्यूमेंटेडली तो हम बड़े अमीर हैं, सीधी बात है। नीचे जो लेवल कुछ लोग हैं वो बड़े गरीब हैं, जो वो एक इकोनॉमिक्स का एक वो एक बड़ी टर्म बोलते हैं जो उसके हैव और हैव नॉट, मीन द पीपल हु हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज और पीपल हु हैव थोड़े रिसोर्सेज, तो उसका जो गैप है वो मिनिमम होना चाहिए। अब हमारे गैप बहुत बढ़ता जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट शुड कम एंड इंटरवीन और ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, ऐसी इन्वायरमेंट जनरेट करे कि उन आम बंदे के लिए भी जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। आप न्यूजीलैंड गए पढ़ने और फिर वापस पाकिस्तान क्यों आए? क्या सोच लेके आए? कौन वापस लेके आया? अच्छा, बेसिकली जी मैं 2000 में गया हूँ न्यूजीलैंड। बेसिक मेरा जो एट दैट टाइम आई वाज रेवेन्यू ऑफिसर इन वाबडा। आई लेफ्ट दैट एंड गो टू न्यूजीलैंड फॉर माई स्टडी। तो उधर जाके मैंने मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस किया। और उस जब मैं इधर पाकिस्तान में था वाबडा में, तो उस वक्त पहले एरिया बोर्ड्स थे, शायद आपको याद है कि नहीं, ये कॉर्पोरेटाइजेशन कमर्शलाइजेशन हुई, ये डिस्कोस बनी। तो आई वाज द फोकल पर्सन फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो उससे मुझे बड़ा वो इनसाइड मज़ा आया मुझे कि नहीं यार फाइनेंस में जाना चाहिए। सो आई वेंट टू न्यूजीलैंड इन 2000। आई डिड माई मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस। उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और फिर मैं जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आई स्टार्टेड वर्किंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में था। फिर मैं उनकी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैं डेयरी न्यूजीलैंड में आ गया एज ए CFO ऑफ डेयरी न्यूजीलैंड इन वेलिंगटन। तो 2007 में व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए CFO ऑफ डेयरी न्यूजीलैंड, तो एक इनिशिएटिव शुरू हुआ पाकिस्तान में डेयरी पाकिस्तान के नाम से। दैट वाज जहांगीर तरीन साहब थे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये उनकी एक जो है वो एक सोच थी कि पाकिस्तान में भी डेयरी सेक्टर जो है डेवलप होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड वेरी गुड, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। और ये जब तक ये पाकिस्तान रहेगा या डेयरी सेक्टर में उनका नाम, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू डेवलप डेयरी सेक्टर, ये जो है ना वो लेना चाहिए उनके, व्हाट ही हैव डन। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड स्पेशल इनिशिएटिव में एक कंपनी क्रिएट की, दैट वाज पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट के नाम से। और तकरीबन कोई 25 से 30 डेयरी एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हायर किए। There was not even a single Pakistan. There was a one gentleman who left after 1 year, I think. And सारे उधर से उन्होंने हायर किए। अच्छा, उस लॉट में मैंने भी अप्लाई किया और आई केम बैक टू पाकिस्तान। और वो बेसिकली एक PSDP प्रोजेक्ट था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर को किस तरह प्रमोट किया जाए। अच्छा, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके क्या किया, दैट वाज आई थिंक 6.5 बिलियन प्रोजेक्ट था उस वक्त ये। तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो डेयरी की गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो वो पूरे पाकिस्तान को हमने कवर किया उसमें। तो उसमें करते क्या थे, पहला था कि हाउ टू मैनेज एनिमल्स, कि एनिमल्स को किस तरह मैनेज करना है, एनिमल्स की हेल्थ किस तरह बेहतर रखनी है। तीसरा था कि इन एनिमल्स को किस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस तरह मैनेज करें कि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। अच्छा, अगर आप 2007 ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो हमारे गांव में वो भैंसें और जो काउज होती हैं उन्होंने टाइट की होती हैं, वो एक उसको हम क्या कहते हैं किल्ला के साथ बांधी होती हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही एक क्या कह लें, उसकी जो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी जो प्रोडक्टिव के लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक डेयरी फार्म का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई इसको खुले छोड़ो, पानी अवेलेबल हो, व्हेन एवर ही नीड टू गो टू ड्रिंक ए वाटर, गो एंड ड्रिंक ए वाटर।
इसी तरह उसका जो चारा है वो भी खुला पड़ा हो, जब ही वो जब उसने रिलैक्स करना है रिलैक्स करे, जब उसको धूप में जाना है धूप में जाए, जब उसने छाँव में आना है छाँव में जाए। तो ये डेयरी फार्म्स का एक उस वक्त कंसेप्ट दिया, और तकरीबन कोई आई थिंक 1500 या 1200 के करीब मॉडल डेयरी फार्म बनाए पूरे पाकिस्तान में। उनका मकसद ये नहीं था कि किसी को स्पून फीड करना है, उसका ये मकसद था कि एक कम्युनिटी में वो डेयरी फार्म बनाया जाए, लोगों को टीच किया जाए और लोगों को बताया जाए दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेयरी फार्मिंग। और वो कॉन्सेप्ट इतना कामयाब हुआ कि आज आपके जो भी डेयरी है, आप इसको, एक डेयरी है कि इनफॉर्मल डेयरी फार्म, एक बंदा है उसने 30-40 एनिमल रखे हैं अपने गांव में, तो उसने वो उसको डेयरी फार्म बना के रख लिया है। एक है प्योर कॉर्पोरेट डेयरी। तो जो आज आपको कॉर्पोरेट डेयरी पाकिस्तान में नज़र आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ डेयरी फार्मर 5-5 हज़ार एनिमल से भी ज़्यादा बन गए हैं। आई वुड से कि ये बिकॉज ऑफ दैट डेयरी पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है। और वो बड़ा एक उसमें जो फार्मर्स को, मुझे अभी तक याद है कि उसमें ये था कि हम फार्मर्स को लोन लेके देते थे, उसका मार्कअप गवर्नमेंट पे करती थी, और जब 3 साल वो बंदा डेयरी फार्म को चला लेता था तो उसकी जो अगले ही जो प्रिंसिपल होती थी वो भी उसको ग्रांट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। तो क्या पाकिस्तान की अगर डेयरी देखें, अब देखें जी। जहाँ पे आपने वहाँ से आए आप पाकिस्तान के लिए, जी। और आज 2025 में देखें तो क्या डिफरेंस है नज़र आता है आपको? हेल ऑफ डिफरेंस। मैं अभी आपको बात करूं कि जब 2007 की बात है, आप किसी भी जाएं जगह, उस वक्त मुझे याद है कि 2 डेयरी फार्म, एक कसूर में था जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में बना था प्राइवेट सेक्टर में, और एक और कोई इन्वेस्टर था तो ही वाज टॉकिंग के हमने डेयरी फार्म बनाना है। इसके अलावा कोई ऐसा डेयरी फार्म नहीं था जिसमें आप कह सकें कि 1000 से ज़्यादा एनिमल, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, खुले नहीं, मतलब जिस तरह वो है। तो अब जो मुझे पता है, मैंने विजिट तो नहीं किया, जो मुझे पता है कि वो 5-5 हज़ार एनिमल के भी डेयरी फार्म बन गए। तो ये एक आप चूँकि डेयरी की आई है तो आपने देखा भी है जी। सब चीज़ों को करीब से। ये कहते हैं जी खुला दूध जो है ये बीमारियों का बड़ा बायस बनता है, और ये पैकेट वाला ठीक है, दिस इज़ करेक्ट टू सम एक्सटेंट। वो क्यों? अच्छा, इसलिए कि एक लफ्ज़ है हाइजीन। जी। अब हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है, देखें, एक मैं खुद क्योंकि रूरल बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो हम भैंसें तो मैंने रखी होती थी। तो अगर आप भैंस के दूध को जब निकालते हैं और उस दूध में आप एक कतरा भी पानी नहीं मिलाते, इवन देन यू कांट से दैट इज हाइजीनिकली इज वेरी गुड। बिकॉज ऑफ दैट मैं एक्सप्लेन करूंगा लिटिल बिट इसको, कि देखें, एक जो भी उस निकालता है दूध, उसका जो यूटेंसिल है, क्या वो स्टेरलाइज है, क्या वो जरासीम से पाक है? यू कांट से एनीथिंग। अच्छा, उसके बाद जब वो उसके जो टिट्स को साफ़ करते हैं, वो जो दूध निकालता है, उसका जो पसीना है, उसके जो जरासीम हाथ के हैं और टिट्स के अंदर लगे हुए हैं, जो उसको स्टेरलाइज अगर नहीं किए हुए वो, और जब वो दूध निकाल रहा होता है, नीचे वो यूटेंसिल खुला होता है, उसका यूरिनेशन है या वो चीज़ें उसमें डल जाती हैं। अच्छा, अब ये है कि जब दूध उसमें, उसके अंदर एक जो है वो ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं है, मतलब वो प्योर है ना, लेकिन हाइजेनिकली वो आप यू कांट से कि दैट इज़ गुड। अच्छा, अब ये है कि वो जब दूध निकल आया तो उसका टेम्परेचर जो है वो एनिमल बॉडी के होता है, तो उसको अगर ठंडा नहीं करते, उसको 2 घंटे 3 घंटे पड़ा रहते हैं, तो उसके अंदर इतने जर्म्स ग्रो कर जाते हैं कि इवन उस वक्त की बात है 2008 7-8 की बात है, पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के ऊपर जो MD नेस्ले थे वो भी थे, ही वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका समवेयर। तो मेरा एक दो दफ़ा उनसे इसी बात पर डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग मुझे बताया कि मुझे नहीं पता था उस वक्त कि जी हम पाकिस्तान में जितना भी इन्फेंट बेबी फार्मूला बनाते हैं, इसका सारा पाउडर इंपोर्ट करते हैं। मैंने कहा वो क्यों? फिर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये उसने मुझे एक्सप्लेन किया इस तरह, क्योंकि वो उसके अंदर बैक्टीरिया इतने ग्रो कर गए होते हैं कि वो उस लेवल का नहीं रहता कि हमें उसको बेबीज़ को, क्योंकि वो टेम्परेचर वाली बात है, टेम्परेचर वाली है फौरी तौर पे वो, हाँ, वो भी बात है। दूसरा ये कि उसके अंदर जो कंटेमिनेशन जाती है, पानी नहीं मिला, प्योर है, लेकिन कंटेमिनेशन इतनी हो गई है कि नहीं। अच्छा, अब उसके अगेंस्ट दूसरा जो मॉडर्न तरीका है, जो कि बेस्ट वर्ड ऑफ द, अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे डेयरी फार्म इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि देखिए जब गाय के या भैंस के दूध निकालना होता है तो उसके जो टिट्स होते हैं उसको वो स्टेरिलाइज करते हैं, उसके बाद एक कॉटन के एक से कपड़े से उसको साफ़ करते हैं, और वो जो उसके कप्स होते हैं चढ़ाते हैं, जब वो कप चढ़ते हैं तो दूध को जो इन्वायरमेंट का, जो आउटर इन्वायरमेंट का कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता।
वो दूध सीधा जाके कूलिंग टैंक में चला जाता है, उसको इतना कूल कर देते हैं, नीचे उसका टेम्परेचर ले आते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। दैट इज़ द मॉडर्न थिंग। आई एम नॉट ए डेयरी एक्सपर्ट, बीइंग ए लेकिन डेयरी। आपने ये सारा देखा। हाँ, तो फाइनेंशियल, क्योंकि मैं डेयरी न्यूजीलैंड का भी सीएफ हो रहा हूँ और डेयरी पाकिस्तान का भी सीएफ हो रहा हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, दिस इज़ माई एक इंटरेस्ट एरिया भी है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें टेक्निकली मुझे। तो ये एक मंसूबा साफ पानी का मंसूबा था, ये मंसूबा क्या था? और फिर आपकी इसके साथ बड़ी अच्छी और बुरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। यानी आपको इसके लिए कैद भी देखना पड़ी बस। और उसके फिर अपने नताइज थे। जी जी। लेकिन पहले तो बताइए मंसूबा क्या था, और फिर इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को क्यों कैद में जाना पड़ा? अ, ऐसे हुआ है कि जी जब डेयरी पाकिस्तान तो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था, दैट वाज ए फिडल पीएसडीबी प्रोजेक्ट। और उस एक टाइम आया, क्योंकि जो इतने भी एक्सपेट्रिएट थे दे वर वेरी ऑन हाई सैलरीज। तो क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और हमारा पीएसडीपी पर जो फंड थे अगले साल के वो नहीं एलोकेट हुए, तो उस वजह से वो पीएसडीपी जो पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट थी वो सारे एक्सपर्ट वगैरह चले गए। डेफिनेटली मेरा भी था कि आई शुड गो बैक टू न्यूजीलैंड, लेकिन मेरे जो कोलीग हो रहे थे वो तो चले गए मोस्टली, कुछ इधर नेस्ले में चले गए, कुछ औरों ने एक दो कंसल्टेंसी शुरू कर ली। तो मैंने फिर उसको छोड़ के तो आई जॉइन पंजाब इंडस्ट्री स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी एज ए CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी। उधर बड़ी अच्छी लीडरशिप थी, SM तनवीर साहब थे जो ये पीछे वो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, वेरी फाइन मैन और वेरी प्रोफेशनल। और मेरे दिस इज़ माय गुड लक कि उस वक्त CEO थे जनरल जावेद इकबाल, ही वाज एक्स DGFW, wonderful man. We have worked together about 4 years. I enjoy it a lot. और डेयरी पाकिस्तान में पंजाब में जो इंडस्ट्री स्टेट्स मोस्टली हैं ये उसी दौर की है। तो 4 साल उधर रहने के बाद फिर एक नया प्रोजेक्ट की गूंज आई कि पाकिस्तान में पंजाब में शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा चले दूध को तो क्या कहते हैं हम प्योर करते रहें तो प्योर वाटर की तरफ भी आ जाए। तो आई जॉइन दैट कंपनी। उस वक्त फरासत इकबाल साहब थे CEO, तो पेपर पे थी बेसिकली। तो वी हैव वर्क टुगेदर आई थिंक 1.5 ईयर। तो उस लेवल पे चली गई जिधर पहला पायलट प्रोजेक्ट हुआ, और वो अनफॉर्चुनेटली बाद में फौत हो गए फरासत इकबाल साहब, वेरी यंग मैन। तो साफ पानी का प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि जितने भी रूरल और पेरी अर्बन मीन के नॉट सिटीज़, सिटी में तो वासा काम करता है, और इसके अलावा जितनी भी थी वो कॉर्पोरेट कवरेज थी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज वेरी गुड प्रोजेक्ट और बड़ा अच्छा चला ये। उसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली ये एक नया वो सिलसिला शुरू हो गया, तो जिसमें ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो अब वो मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें नहीं हूँ, तो अब एक साफ पानी अथॉरिटी है कोई जो उसको लेके आ गई, उसकी लेगेसी चल रही है, विच इज़ गुड। आप लोगों को जब यानी भाई जाना पड़ा, साफ पानी की वजह से ही जाना पड़ा जी ना? जी जी जी। तो क्या थे, क्या अंदर देखा नैब के पास, जेल में? बेसिकली जी मैं और हम चार लोग ऐसे ही जाते रहते, हम तो बड़े बेखौफ जाते थे कि हमने क्या किया, तो जो वी वर गोइंग। कौन कौन लोग थे आपके साथ? मेरे बेसिकली पूरी कंपनी में थे लोग जी सारे। तो यानी जो नैब की कैद में गए वो कौन लोग थे? हाँ, उसमें जो हमारे इनिशियल थे, मैं था, एक हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, एक KSB के CEO थे और एक कंसल्टेंट थे, जो पहले 4 को हमने, उसके बाद फिर उन्होंने वो लाइन लगा दी पकड़ पकड़ के, आई डोंट नो। और उसमें कौन थे बड़े लोग, कौन थे यानी ऑफिसर्स बड़े नामी गिरामी? बाद में तो हमारे जितने भी CEO थे वसीम अजमल साहब थे बेचारे, और ही डिड वेरी गुड वर्क फॉर डेयरी सेक्टर के लिए, ओ सॉरी साफ पानी के लिए। और साथ और GMs थे, टेक्निकल GM आज चीमा साहब भी इसी में थे? नहीं, ही वाज बेसिकली, लेकिन है उन्हीं दिनों उधर ही थे? जी जी, हम जब गए हैं तो वो पहले हमसे मेरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते याद है मुझे। फवाद हसन फवाद भी ये बाद में आए मेरा ख्याल, बाद ये में। जेल में हमने जब थे तो उस वक्त आए ठीक हैं। है। और पॉलिटिकल लीडर भी था कोई? पॉलिटिकल में हमारे साथ जेल में थे एक पीपल्स पार्टी के थे, हाशमी साहब, आसिफ हाशमी। हाँ हाँ वो हाशिम साहब, ठीक। मैं तो उनको नहीं जानता था। तो क्या देखा अंदर? आप तो फर्स्ट टाइम गए ना? जी दैट वाज अ सरप्राइज लिटरली। ये तो हमें फील ही नहीं हुआ जिस तरह वो बचपन में
जब हमें टीका लगाते थे डॉक्टर, तो उस वक्त फील नहीं होता था कि ये क्या करने लगा है, जब वो लगता था दर्द होती थी। तो जब उन्होंने कहा कि जी आ जाए पीछे, वो अंदर ही वो था ना था, तो वो कहते हैं जी आ जाए पीछे, उस वक्त तक हमें नहीं फील हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद तो कहना शुरू हो गया जी उतार दें अपनी बेल्ट शल्ट उतार दें, सब कुछ उतारना शुरू, कपड़े शपड़े ये जो नहीं है वो। तो हमने कहा कि ये अभी क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमने पूछा जाके, स्पेशली मेरे साथ थे और एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त ही बाद में बन गए, पहले तो इतनी मुलाकात नहीं थी, वो एमडी थे केएसबी के, ठीक है। मसूद अख्तर साहब। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो कहते थे, वो हमने एक तो ना ऐसे एक दूसरे को देखा। तो मीनवाइल वो पुलिस वाले आ गए कि नहीं जी आपके वारंट गिरफ्तारी जो है वो हमारे पास हैं। तो उन्होंने फिर हमें उठा लिया। तो वी वर देयर अबाउट 57 डेज। तो जब आप अंदर थे तो क्या सोचते थे आप? पहला हफ्ता तो पता नहीं लगा, सीधी बात है। फिर हफ्ते के बाद उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था, देखें एक और चीज़ है, इंसानियत को, इंसान को इंसान रहना चाहिए। मेरे ना उस वक्त एक स्टोन में किडनी में स्टोन था। तो मैंने उसको महीना पहले उसकी कराई, वो एक्सरे वगैरह कराया। तो मैं उसकी वो एक मेडिसिन होती है, वो पानी ज़्यादा पी रहा था। तो जब उन्होंने पकड़ लिया तो मैंने उनको कहा कि जी ये है, तो कोर्ट से आर्डर भी हो गए कि इसका जाके इसका चेक कराओ, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए थे अनफॉर्चुनेटली। किडनी के स्टोन। अच्छा, मैं फिर क्या करता था, उधर से फिर डॉक्टर से वो एक मेडिसिन लेके तो उसको इस्तेमाल करके वो पेन किलर खाता रहा जितनी भी देर है, 57 डेज। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, सीधी बात है। नॉट कि इस तरह हर एक के साथ होना सोचा तो होगा कि मैं वहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा था, ये मैंने कहाँ पे आया और फिर इसकी यहाँ पे आना पड़ा मुझे। ज़िंदगी में नहीं सोचा था ऐसे कैसे हो जाएगा, लिटरली ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन बस बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हैं कि आपके रास्ते में आ जाती हैं, और वो मुश्किल टाइम आया। तो आप समझते हैं कि इस तरह से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इसके बाद फिर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई इनिशिएटिव ना लिए हों या चीज़ें ना की हों आमतौर पे, क्योंकि ये तो एक बड़ी डर और खौफ की फिजा बन गई थी। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये एक, अभी मैं हूँ, मेरी कोशिश है कि अब मैं गवर्नमेंट की जॉब ना करूँ, स्पेशली ऐसी जॉब जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व है, ये जो पेमेंट्स इन्वॉल्व है, या इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल की हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन नॉट के उस तरह के जिसमें कल खुदा ना खास्ता। क्योंकि एक चीज़ है, कोई भी काम देखें, पब्लिक, एनीवन हु इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, एनीवन हु इज़ ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वो काम करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो सदका जारिया कर रहे होते हैं। द रीज़न, देखें, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, असेंबली में बैठा है या सेनेट में बैठा है, उसने एक मुल्क के लिए या कौम के लिए कोई भी लेजिस्लेशन की है, वो लेजिस्लेशन का इम्पैक्ट सदियों या सालों रहता है ऑन द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा, इसी तरह एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अच्छा काम करता है, कोई भी सेहत का है, एजुकेशन का है, तो वो उसका इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग रन इतना रहता है कि वो भी सदका जारी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी कंपनियों में 3 चीज़ें ज़रूर करता था कि जिस कंपनी में गया हूँ, अगर नई कंपनी है, अगर एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं पूरी पॉलिसी बना के तो बोर्ड से प्रूव करा के तो इम्प्लीमेंट करवाता था। हाँ, प्रोविडेंट फंड है कि नहीं है तो उसकी करवाता था। तो सो इन दैट वे वो आज तक भी बहुत बच्चे याद करते हैं कि जी ये वो आए थे हमारे CFO साहब, तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है, ये उन्होंने ये जो है वो हमारे लिए वेलफेयर का काम किया। तो इसलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड पब्लिक सर्वेंट, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो साफ पानी हो जाए, डेयरी का हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो जाए, तो उसमें अगर वो इनिशिएटिव लेने वालों को आप डरा देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होएगा ना। ठीक है। तो कोई अब पाकिस्तान, आपने मुझे कहा जी पंजाब यूनिवर्सिटी जिस तरह से उसकी एक मिसाल है, तो आपने कहा कि ये तो अपने ही हमें हुकूमत को पैसे देने पड़ते हैं इसे चलाने के लिए। जी जी, ज़ाहिर बात है फीसें कम ले रहे हैं। आपने कहा कि यार ये पूरा मॉडल है कि इसको सस्टेनेबल अंदाज से ये चल सकती है जी जी, फाइनेंशियली। जी जी, तो क्या आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी। मैं उसको ना लिंक करूँगा विद माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं जब न्यूजीलैंड में था तो उधर बाय वर्च्यू ऑफ गुड लक कह लें कि आई सेलेक्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा कॉलेज था उसका CFO कम एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। अच्छा, अब जो फंडिंग है इन न्यूजीलैंड फॉर स्कूल्स वो ऐसे होती है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है
एरिया वाइज उसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 10-12 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उधर पॉवर्टी लेवल है, नीड ऑफ एजुकेशन है, वो सारे पॉइंट के ऊपर उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि हर स्कूल को इतनी फंडिंग मिलेगी। अच्छा, वो फंडिंग मिल जाती थी। उसके बाद उधर हर स्कूल का एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, जितने भी हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ आर इंडिपेंडेंट। वही बात फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है, इंडिपेंडेंटली वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहें कर सकते हैं। तो वो फंडिंग जो हमें आती थी जी। वो फंडिंग इतनी नहीं थी कि हम कोई एक्स्ट्रा 2-3 टीचर और हायर कर सकते थे। तो हमने क्या किया, उधर बोर्ड्स जो ट्रस्टीज़ थे उनको मैं और मेरे सीईओ या जो प्रिंसिपल था एक प्रपोजल दी कि व्हाई नॉट वी शुड गो आउट ऑफ कंट्री। देखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन डेवलप कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटी लेवल के तो बहुत सारे जाते हैं मेच्योर, जो स्कूल लेवल के भी जाते हैं, लेकिन इतना उस वक्त ट्रेंड नहीं था। तो हमने क्या किया, एक प्रपोजल जो है अप्रूव कराई फ्रॉम द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द स्कूल। उसमें मिनिस्ट्री को भी कोई इशू नहीं है, वो नहीं, उन्होंने इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी उनको। ठीक है जी, आप इंडिपेंडेंट करें। तो जितने भी हमारा वो जो बजट का गैप बनता था, उस गैप को फिल करने के लिए हमने एक प्रपोजल बनाई कि एक चाइना में किसी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन की जाए, 1 या 2 टीचर जो है हम उधर भेजेंगे। तो उधर से टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर 3 साल उधर स्टडी करते हैं, जब भी वो आके जो भी सेमेस्टर इधर करना चाहें फुल टाइम आ जाएं, पूरे ईयर्स के लिए आ जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए आ जाएं, आके तो इधर पढ़ें, लेकिन दे हैव टू पे इंटरनेशनल स्टूडेंट फी। उससे रेवेन्यू जनरेट वो उससे जो क्या हुआ कि हमारे पास इतना रेवेन्यू बढ़ गया कि हमारा वो फिर एक नहीं 2 और कॉलेजों में चले गए। अच्छा, इसी तरह आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ये हमारे साथ है क्योंकि मैं भी इधर से पढ़ा हुआ है कॉलेज से। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है बड़ी स्ट्रेटेजिकली इसकी, एक तो है ना वो कैंपस है, दूसरा उसके पास अपनी ज़मीन बहुत ज़्यादा है। देखिए, दे डोंट नीड टू सेल एनी 1 इंच ऑफ देयर लैंड। व्हाट दे कैन डू, दे गो फॉर पीपीपी इन एनी, वो जो एक लैंड है उसके ऊपर कोई भी एक पीपीपी मोड में चले जाए, उसके अंदर उसकी यूटिलाइजेशन कमर्शियल बेसिस पे हो, और ये उसके ऊपर इस तरह अच्छा एक बिजनेस प्लान बन जाए, फाइनेंशियल मॉडल बने कि किस तरीके से वो, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है ना, उसके बाद दे शुड अलाउ कि दे शुड जनरेट देयर ओन फंड्स। तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कीपिंग आप कह रहे रिव्यू हैं कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे उसी जगह पे बहुत कुछ किया जा सकता है और यूनिवर्सिटी को बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं, से कि एक यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल ये जो रिमोट में है, मतलब से कि अगर ये नई यूनिवर्सिटी बन रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा है या वजह, मे भी उधर इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन अच्छा, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस तरह ये हमारी ये जो यूईटी है, मतलब जो सेंट्रली लोकेटेड हैं, उन यूनिवर्सिटियों तो कम से कम एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू करने चाहिए। बिल्कुल और ठीक। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने जो प्रपोजल एक दफ़ा भेजी थी, शायद आपसे भी शेयर की थी, तो उसके अंदर मैंने बाकायदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के रेफरेंसेस कोट किए हैं, नॉट ओनली कुछ छोटी यूनिवर्सिटियों के नहीं, हार्वर्ड है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द बेस्ट है, उन्होंने भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए हैं। चलें, अवार्ड का जिक्र आया तो अवार्ड से क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा? मैं जी, ये मेरे एक बड़े मोहसिन सीईओ थे जिन्होंने मुझे ऐसी एक दफ़ा बताया कि इनिशिएटिव किया गया, कीपिंग इन व्यू योर इनिशिएटिव यू शुड गो फॉर अब्रॉड ट्रेनिंग। दो कि मैं पहले भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हूँ, न्यूजीलैंड से पढ़ा हूँ पहले भी। तो मेरा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। आई वेंट देयर इन एग्जेक्टिव एजुकेशन कि उसका जो बेसिकली जो मुझे अपील की, जो ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी, टेक्निकल नॉलेज, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस, वो तो मैंने पहले लिए हुए थे। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक उनकी बड़ी अच्छी एक ट्रेनिंग थी एग्जेक्टिव एजुकेशन में, हाउ टू इम्प्रूव फर्म्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, ये एक ऐसा है कि देखें, एक आपने सिस्टम डेवलप करना है, कुछ करना है, वो तो है, लेकिन ओवरऑल आपने उसका जो उसको एनालिसिस करके उसके अंदर वीकनेसेस ढूंढनी है, उसके अंदर गैप्स ढूंढने हैं कि किस तरीके से हम एक सर्टन लेवल को अचीव कर सकते हैं। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हार्वर्ड में जाके लिटरली मैंने बड़ा पढ़ा। मैंने बताया, मैं 2 मास्टर्स किए हैं, सीए किया है, सीए में किया है, लेकिन मेरे वो 2 वीक जो हैं एग्जेक्टिव एजुकेशन में, वो मेरी पूरी ज़िंदगी के वो जो चीज़ है उस पर हावी है। उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है ना, नॉट बुकिश के बुक के अंदर, ना 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 ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उन्होंने किसी भी अदारे के केस स्टडी किए हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में से कि कोई भी एक अदारा है, उसके कोई भी प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया आज से 5 साल पहले। हार्वर्ड ने अपने स्कॉलर्स भेजे,
उन्होंने वो उसको एनालिसिस किया और वो इंटरवेंशन जो इंट्रोड्यूस की और उसके बाद उसको डाउन द लाइन जाके 3-4 साल तक उसको देखा, मॉनिटर किया और देखा कि क्या रिजल्ट आया है। उस केस स्टडी को वो हमें देते थे कि जी ये एक इशू है, ग्रुप बना देते थे। मेरे साथ बोइंग का CFO था, मेरे साथ ये जो टेलिन और इंडिया का CFO था, इवन एक इंडोनेशियन, मतलब दे वर एट दैट लेवल, उस लेवल के लोग थे। तो हम तकरीबन 30-35 लोग थे हमारे, उन्होंने 5-5 के ग्रुप बना दिए कि जी ये हर एक को अपना अपनी 5 कंपनियों के दे दिए इश्यूज जो थे। हमने वो जाके उधर ये कि आप यू हैव टू लिव, यू कांट गो आउटसाइड, वो होटल में रखते थे, कोई बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो उसी शहर का रहने वाला है। तो 2 दिन के बाद हम अपना वो जो पूरा उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करते थे, हर एक ग्रुप ने, 5 ग्रुप ने कर दिया। और जो अच्छी बात होती थी, उस कंपनी का MD साथ हमारे बैठा होता था। अच्छा, अब हमें जो इशू दिया गया वो हमने उसका आइडेंटिफाई किया, ये इश्यूज हैं, इस वजह से ये रिजल्ट आएंगे। जब वो ख़त्म हो गया तो वो उसका कंपनी का MD आता था कि ठीक है, ये हमारे इशू थे, ये जो इंटरवेंशन आपने कहा है या ये जो इशू कहा है कि ये करना चाहिए, हार्वर्ड ने भी इसी तरह ही कहा था ऑलमोस्ट, या नहीं कहा था। उसके बाद जो हमारे प्रपोज होते थे कि ये होगा, वो जस्टिफाई करता था, वो उसको कन्फर्म करता था कि वाकई ऐसे हुआ। दिस इज दी, ये इसको कहते हैं अप्लाइड। तो इसलिए मैंने मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस किया। तो ये मेरा, अब मेरी सोच इंटायरली चेंज हो गई है उसके बाद कि लाइफ में चीज़ें, नॉलेज जो मैंने गेन कर लिया वो मेरे माइंड में है, वो मेरे तक है, लेकिन जो अप्लाइड चीज़ है वो है जिससे आप भी फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं, अब मेरा बेटा है, मैं उसको कहता हूँ यार क्या बनना है, तो कहता है जी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, मेडिसिन करनी है। तो अगर उसको मैं कहता हूँ यार अगर आपने CA कर लिया या करना है, करो, ठीक है, योर फादर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बिकम ए, लेकिन डाउन द लाइन जाके हार्वर्ड से MBA जरूर करना। बिकॉज ऑफ दैट द वे दे टीच, वो ये नहीं बताते कि ये पढ़ लो बहुत कुछ, वो ये बताते हैं कि ये किस तरह करना कैसे। तो दैट इज सी अप्लाइड। तो ये जो CA है इसकी तो बड़ी उड़ान है कि जनाब ये कर लें तो उसको कहते हैं ये बच्चा जो है ये अच्छी जॉब भी मिलेगी, ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त गुजारेगा। अब क्या है एक CA करने वाले का स्कोप अभी भी वही है, बढ़ गया है, क्या हुआ है? मेरा ख्याल वही है। अब थोड़ा सा IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं, तो जो हमारा रवायती चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक कॉन्सेप्ट होता है उससे थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए हैं। पहले होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब हम उसको जो है वो ज़्यादा टूवर्ड्स ले गए हैं बिजनेस एडवाइज़र के रोल में, बिजनेस प्लानर के रोल में, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रोल में, नॉट एज ए डाटा कंपाइलर। अब डाटा कंपाइल का सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर करते सॉफ्टवेयर हैं। ले रहे हैं। अच्छा, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो अब काम है वो डाटा कंपाइल तो हो गया, अब वो एक स्टैटिक डाटा है, उस डाटे को किस तरह इस्तेमाल करना है फॉर द गुड ऑफ द बिजनेस। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी गपशप रही। थैंक यू वेरी उम्मीद है मच। कि देखने वालों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Thank you very much for giving me this opportunity to talk with you. जनाब। Allah Hafiz.